नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लगभग सभी राजनीतिक दलों और गठबंधनों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए और उस पर मेन मीडिया अखबारों में भी खूब चर्चा हुई। जैसे ये महागठबंधन का चलो बिहार हमारा संकल्प, ये संपूर्ण बिहार का संपूर्ण परिवर्तन, तेजस्वी प्रतिज्ञा तेजस्वी प्रण, इस पर भी खूब चर्चा हुई। भाजपा का यानी एनडीए का जो घोषणा पत्र जारी हुआ वो महज 28-29 सेकंड में जारी हो गया और डेलिबरेटली लोगों ने प्रयास किया कि मुख्यमंत्री कैमरे के सामने कुछ न बोलें, क्योंकि डर ये था कि कहीं कुछ उटपटांग न बोल दें और फिर वो सारा चीज़ वायरल हो जाए और वो जिसको बोलते हैं ना, खीर बनाने के बाद उसमें किरासन तेल पड़ जाए। लेकिन जनसुराज ने जो शपथ पत्र जारी किया है, ये जनसुराज का शपथ पत्र है, बिहार बदलाव का शपथ पत्र। इस पर सोशल मीडिया में तो चर्चा हुई, लेकिन मेन मीडिया में इस पर बहुत फोकस नहीं दिया गया। और आप सब लोग जानते हैं कि मेन मीडिया का एजेंडा क्या है। सोशल मीडिया में भी जो चर्चा हुई वह अधकचरे ज्ञान के रूप में परोसा गया। मुझको ऐसा लगा कि इस शपथ पत्र में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए और ये लोगों के पास जाना चाहिए। इसलिए आज इस संपूर्ण शपथ पत्र का विश्लेषण हम आपके साथ करेंगे। इसमें कुछ मेरे व्यूज़ भी होंगे कि कौन सी चीज़ें वास्तव में बहुत जल्दी परिवर्तन लाएंगी या किन चीज़ों का क्या महत्व है। तो आइए एक एक चीज़ पर हम लोग विचार करते हैं। ये आप सब लोग जानते हैं कि स्कूल का बस्ता छाप जनसुराज का ये है। जनसुराज आएगा तो 5 चीज़ हो जाएगा। ये 5 चीज़ कौन है, इसको जरा देख लीजिए। ये प्रमुख बातें हैं। पहला, युवाओं का पलायन बंद, जिस पर लगातार प्रशांत किशोर कहते रहे हैं कि अगर जनसुराज की व्यवस्था बनी तो जो लगभग 2 करोड़ के आसपास युवा बिहार से पलायन कर गए हैं, उन सबको पलायन बंद कर दिया जाएगा। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि अगर व्यवस्था बनी तो छठ में जो लोग आएंगे वो लौट के नहीं जाएंगे। बहरहाल जो जब व्यवस्था आएगी तो फिर बात होगी। बुजुर्गों को 2000 रुपये का पेंशन, ये प्रमुखता से इन बातों को इन्होंने रखा है। महिलाओं को सस्ता ऋण, इस पर बहुत डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं, आगे चैप्टर में दिया हुआ है। और वाकई में अगर ये हो जाता है 4% सालाना ब्याज पर पैसा, और ये सरकार कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ सीडी रेशियो जो बिहार में है उस पर नियंत्रण लगाकर सीडी रेशियो को थोड़ा बढ़ाकर ऋण मुहैया कराया जा सकता है। और इससे जो सबसे बड़ी बात होगी, आज के तारीख में पूरे रूरल बिहार के खासकर लो इनकम ग्रुप या फिर पॉवर्टी लाइन के आसपास जो लोग हैं, वे माइक्रो फाइनेंस के कभी न निकलने वाले जाल में फंस गए हैं और उसकी कहानियां लगातार आती है। मुझको लगता है इंडिया टुडे ने भी इस पर एक अच्छी रिपोर्ट बनाई थी और वो रिपोर्ट जब आप देखेंगे तो आपके दिल दहल जाएंगे कि कैसे लोग 10% महीने के ब्याज से ले रहे हैं और उन ब्याज को चुकाने के लिए फिर से ब्याज ले रहे हैं, ब्याज पर माइक्रो फाइनेंस से पैसा ले रहे हैं। कई लोग घर बार छोड़ करके भाग गए हैं, कई लोग के जीवन की लीला को भी समाप्त कर देने की बात सामने आई है। बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा, इस पर प्रशांत किशोर की बहुत ही सुविचारित पूरा मंतव्य है कि कैसे हर प्रखंड में 5 साल में कम से कम 5 विश्व स्तरीय स्कूल बनाया जा सकता है। और ये बनाया जा सकता है, मैंने देखा है। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी ओपन स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का चेयरमैन कुछ दिन तक रहा और बहुत कम दिन समय मिला मुझको। और अक्सर बड़ा ये अफसोस होता था कि बिहार के शिक्षा विभाग में शिक्षा को छोड़कर, पढ़ाई को छोड़कर सब चीज़ पर डिस्कशन होता था। मैंने कई बार इन बातों को रखा कि यहाँ पर हम शिक्षा विभाग की जब मीटिंग होती है तो उस पर बिल्डिंग कैसे बनेंगे, किताब कैसे छपेगा, बेंच डेस्क कैसे बनाए जाएंगे, चापाकल कैसे लगेगा, मिड डे मील में क्या खाना परोसा जाएगा, उसके लिए बर्तन कहाँ से खरीदा जाएगा, वगैरह वगैरह। इस पर ज़्यादा चर्चा होती थी बनिस्पत इसके कि पढ़ाई की क्वालिटी कैसे ठीक हो। तो ये इनका चौथा है। और 5वां, किसानों के लिए खेती से बेहतर कमाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसको थोड़ा ध्यान से आप सुनेंगे। मैं दावा तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी तक
इनके इस शपथ पत्र पर विस्तार से विवेचना किसी चैनल ने, न तो मेन मीडिया ने किया, न अखबार ने भी किया है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आम लोगों को न समझ में आए, तो उस दृष्टिकोण से मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। ये तो इनका इंट्रोडक्शन है, ये थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। ये सारे इंट्रोडक्शन की चीज़ें हैं, मैं बिंदु पर आता हूँ। देखिए, पहला है विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था। इस पर इन्होंने कहा है कि समाज के हर वर्ग को बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए अगले 5 साल में कम से कम 5 विश्व स्तरीय स्कूल का निर्माण कराया जाएगा, और ये संभव है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का बजट है वो करीब 60,000 करोड़ का बजट है। उसमें कुछ तो कमिटेड लायबिलिटी यानी सैलरी पेंशन में जाता है, लेकिन एक बड़ी अच्छी खासी राशि, मुझको लगता है करीब करीब 20 से 22,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष जाता है। अगर 5 साल जोड़िए, 5 दूनी 10, तो ये हो सकता है अगर ईमानदारी से काम हो। और 100 सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों की सूची में हम लोग शामिल कराएंगे, और 10 बड़े विश्वविद्यालय बनाने की बात है। पूंजी और बुद्धि का पलायन रोककर बिहार में मजबूरी में पलायन करने वाले 50 लाख लोगों को ये किया जा सकता है। ये दोनों देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, पूंजी और बुद्धि का पलायन। यहां सिर्फ इनफैक्ट एक और चीज का पलायन हो रहा है, श्रम का। तो बुद्धि, पूंजी और श्रम, ये तीनों का पलायन हो रहा है। पूंजी का पलायन कैसे हो रहा है कि किसी के पास धनराशि है, लेकिन उसको खर्चा करने के लिए यहाँ पर कोई स्कोप नहीं मिलता है, इंडस्ट्री का माहौल नहीं है, व्यापार वगैरह में भी झंझट है, तो वो दूसरे जगह पूंजी लगा देता है, चाहे वो घर खरीदने की बात हो, चाहे व्यापार करने की बात हो। बुद्धि का पलायन ये है कि कोई आदमी स्किल्ड हो गया, पढ़ लिख लग गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई और चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई और प्रोफेशनल है, उसको लगता है बिहार में रोजगार नहीं है, तो वो दूसरे जगह चला जाता है। श्रम का भी यहाँ इनफैक्ट श्रम भी एक होना चाहिए। श्रम का मतलब जो अनस्किल्ड है, लेबर टाइप का चीज़ है, उसके पलायन को भी रोकने की बात है। स्वरोजगार के अवसर, इस पर बात हुई, 4% ऋण दे करके करने की बात हो सकती है। ये एक चीज़ है, शराबबंदी खत्म करना। देखिए, इस पर बहुत लोगों ने बहुत तरह की बात कही। लोगों ने कहा कि तस्वीर गांधी जी का लगाते हैं शराबबंदी। मैंने डिटेल में इस पर एक वीडियो बनाया है, उसमें बताया है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में आज तक, डेमोक्रेटिक मुल्क में सफलतापूर्वक शराबबंदी करके उसको लागू नहीं कराया जा सका है। मेरा वीडियो आर्काइव में है, आप देख सकते हैं उसको। उसमें एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बात आई कि कुछ मुल्क जो दुनिया में शरिया कानून पर चलते हैं, वहाँ इसको लागू कराया जा सका है। और गांधी जी की जितनी भी किताबें हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो शराबबंदी के बारे में उन्होंने कहा है, लेकिन कानून बनाकर किया जा सके ये संभव नहीं है। और ये शराबबंदी तो यहाँ इनफैक्ट है भी नहीं। आप सब लोग जानते हैं कि शराबबंदी के नाम पर यहाँ मजाक है, और लगभग 60,000 करोड़ रुपया का एक पैरेलल इकोनॉमी बिहार में खड़ा हो गया है। इसमें स्कूली बच्चे भी सिंथेटिक ड्रग का यूज़ करने लगे हैं। इसके बाद अब आइए 10 शपथ जो इन्होंने लिया है, इसको ज़रा देख लेते हैं। इन्होंने 10 शपथ लिए हैं, प्रतिज्ञा की है। पहला, ग्राम स्वराज परिकल्पना को करने के लिए, मतलब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन। 60% भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराना। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट काम है। बिहार में भूमि सुधार एक बहुत ही जटिल, बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया हो गई। अभी आपने देखा सर्वे को जिस तरीके से शुरू किया गया, मैंने शुरू में ही कह दिया था कि यह असंभव है, इसलिए कि हाफ हार्टेडली और विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन इन लोगों ने शुरू किया। नतीजा सबके सामने है। मैंने करीब करीब 10-12 एपिसोड बनाए सर्वे का सत्यानाश, तो वो हो चुका है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, कैसे होगा ये तो बाद की बात। इसके बाद ये 8वां, अभी उधर मैंने बात की, 5 की उधर बात हुई, ये 6ठा है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। 8वां, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। इसके बाद 9वां, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण। इसमें इन्होंने लिखा है कि जितने भी आपको जिला के मुख्यालय है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, मुझको लगता है कि 15-16 में मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में था, तो एक प्रस्ताव हम लोगों ने रखा था। उस पर हमारा भी प्रस्ताव, हमने एक प्रस्ताव दिया था सरकार को। तो उस वक्त हम बहुत बड़े पोजीशन पर नहीं थे हम,
इनफैक्ट सरकार के जो शीर्ष स्तर पर होते हैं विभाग, उससे 2 स्तर नीचे थे। तो उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि जिला का हर मुख्यालय को पटना से 4 लेन से कनेक्ट करना चाहिए। इससे कंजेशन भी दूर होगा और कनेक्टिविटी भी अच्छी होगी। तो उसको ये कहा गया है 10 हवाई अड्डा मेगा टाउनशिप का निर्माण करना, 15 बड़े शहरों का। इसको आप ऐसे समझिए, शहरीकरण का एक कॉन्सेप्ट है। कहता है कि किसी शहर को अगर कोलैप्स होने से बचाना है तो उस शहर के बगल में आसपास एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में, एडजॉइनिंग सिटीज़ में इक्वली गुड फैसिलिटीज़ को अगर आपने प्रोवाइड करा दिया तो वो शहर कोलैप्स होने से बच जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पटना है, तो सारा प्रेशर पटना पर, जिसको पैसा हुआ घर यहाँ बना लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए यहीं भेज दिए, स्वास्थ्य के लिए भी यहीं भेज दिए, तो ये शहर का सिविक एमिनिटीज कोलैप्स कर गया। आप देखते हैं जब भी वर्षा होती है, कुछ भी होता है, कोलैप्स कर जाता है। बगल में हाजीपुर है लेकिन उसमें इक्वल फैसिलिटीज़ नहीं है, बगल में दानापुर है, बगल में बिहार शरीफ है, बगल में जहानाबाद है। तो ये कॉन्सेप्ट अर्बनाइजेशन का ये है कि किसी बड़े सिटीज़ के बगल में इक्वल फुटिंग पर अगर सुविधा बढ़ा दी जाए तो वो शहर पर पलायन या माइग्रेशन, उस पर प्रेशर कम हो जाता है और वो विकसित होता है। उसी लाइन पर इन्होंने लिखा है कि 15 बड़े शहर को विकसित किया जा सकता है और ये बहुत फिजिबल है और दिस इज अ गुड आइडिया। जल संसाधन आप सब लोग जानते हैं कि विगत 15-20 बरस में इस सरकार में स्थिति ये हुई कि जल संसाधन बेसिकली ठेकेदारी का अड्डा हो गया। यहाँ पर इरिगेशन डिपार्टमेंट, वैसे सब डिपार्टमेंट का वही हाल है, लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट में योजनाओं को इसलिए नहीं बनाया जाता था कि उससे किसानों को फायदा होगा, योजनाओं को इसलिए बनाया जाता था कि इससे ठेकेदार को फायदा होगा। जल संसाधन विभाग में 3-4 मंत्री कौन रहे? ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, बीच में एक आध बार अपवाद रहा। और इन लोगों ने विगत 20 वर्षों में जिस तरीके से बिहार में 8-10 ठेकेदारों को जन्म दिया है, जो इनके संरक्षण में पले, इनके साथ जिनकी पॉलिटिकल और इनका एक टाइप था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था। आपने देखा विजय चौधरी के परिवार में छापेमारी हुई, संजय झा के एक बहुत क्लोज लोगों के यहाँ छापेमारी हुई, ललन सिंह का एक जो फाइनेंसर है उसके यहाँ छापेमारी हुई, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। बहरहाल तो ये किया जा सकता है। ये वाटर ग्रिड, इसको समझिए, ये वाटर ग्रिड क्या है। ये वाटर ग्रिड अगर बना दिया जाए तो इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है। अगर आपको मैं बताऊं तो आपको अगर स्मरण होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने नदियों को जोड़ने की, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की एक योजना बनाई थी। किसी कारण से वो हो नहीं पाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको हम नमन करते हैं। बहुत ही विजनरी प्रधानमंत्री। उन्होंने इस देश को यूं तो बहुत कुछ दिया, पोखरण 2 भी दिया, लेकिन ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और गोल्डन क्वाड्रिलैटरल स्कीम ये उन्हीं की समझ थी। और जब तक इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की योजना लॉन्च हो पाती तब तक सरकार गिर गई और वो फिर राजनीति से संन्यास ले लिए। तो उसी तरह की बात है ये वाटर ग्रिड। ये क्या है? वाटर ग्रिड को समझिए, जैसे अभी बिजली का ग्रिड बना हुआ है, कहीं पर बिजली पैदा हुआ, वो ग्रिड में डाल दिया, उस ग्रिड से सब जगह चला गया, जिसको जितना अलॉटमेंट है उतना उसको ड्रॉ कर सकता है। ठीक उसी प्रकार आपने देखा होगा कि जुडिशियल ग्रिड बन गया, नेशनल जुडिशियल ग्रिड। किसी राज्य में, किसी हाई कोर्ट, किसी सुप्रीम कोर्ट में, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब डिविजनल कोर्ट में मुकदमा दायर होगा और वो कंप्यूटर पर चढ़ेगा और वो अपलोड हो जाएगा, वो ग्रिड में दिखने लगेगा, तो सब लोग उसको देख सकता है। ठीक उसी तरह से क्राइम के लिए भी एक ग्रिड बन चुका है। आप दीघा थाना में FIR कीजिएगा, जैसे वो अपलोड हो जाएगा तो उसको कहीं भी देखा जा सकता है, तो उसको ग्रिड बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये वाटर ग्रिड है कि अगर सभी वाटर बॉडीज, खास करके जो फ्लोइंग रिवर्स है, नहर, कैनाल वगैरह, आपस में अगर जुड़ जाएं तो ये एक, जहां पर जो सुखाड़ होता है, सुखाड़ से भी मुक्ति मिल सकती है। आप सोच लीजिए ना, बिहार में तीन तरह का लैंड है। कुछ वैसे लैंड है जो बाढ़ से ग्रसित है, कुछ वैसे लैंड है जो सुखाड़ से ग्रसित है, और कुछ ऐसे लैंड हैं जहां पर जो बंजर है उस खेती करने लायक नहीं है। तो कुल मिला जुला के बिहार के पूरे जमीन, अब नॉर्थ बिहार है तो पानी में डूबा रहता है, साउथ में पानी नहीं है,
और जहाँ पर थोड़ा पथरीला ज़मीन वगैरह है वहाँ न सुखाड़, वहाँ तो सुखाड़ है ही, पानी भी नहीं है और वहाँ खेती करने लायक ज़मीन भी नहीं। तो इसको ठीक किया जा सकता है और ये इस पर बात हुई है। इसके बाद अब आइए, ये एक एक चीज़ पर डिटेल में बात इन्होंने किया है, लेकिन अब जरा हम वो जो 10 बात हुई है उस पर एक एक चीज़ को करते हैं। देखिए, इन्होंने शिक्षा पर जो बात कही बहुत अच्छी चीज़ है, इसको थोड़ा समझना चाहिए आम आदमी को। इनफैक्ट इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर किसी देश को, किसी राज्य को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले उसके लिए शिक्षा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। बिहार आज भी इतनी गुर्बती के बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया। पटना यूनिवर्सिटी एक ज़माने में इस देश के अग्रणी विश्वविद्यालय में एक था। एटलीस्ट हर एक प्रखंड में या एटलीस्ट हर एक ज़िले में एक दो चार ऐसी सरकारें हाई स्कूल हुआ करती थी जिससे लोग बहुत आगे बढ़ते थे। आप पटना कॉलेजिएट का नाम ले सकते हैं। हम लोग नालंदा जिला के रहने वाले हैं, वहाँ एक बादी हाई स्कूल हुआ करता था, उससे कितने लोग पढ़ के निकले। उसी तरह से बिहार शरीफ में एक आदर्श हाई स्कूल हुआ करता था, मुंगेर में जिला स्कूल हुआ करता था, हर जिले में जिला स्कूल हुआ करता था। शानदार कॉन्सेप्ट था। सब कोई इन सरकारों ने, मतलब वो स्टार्ट हो गया, दुर्गति का आरंभ तो 85-86 से भी हो गया, लेकिन 90 के बाद से इसमें तेजी आई और 2005 में जब नीतीश जी आए तो स्कूलों को इन्होंने योजनाओं के वितरण का केंद्र बना दिया, तो स्थिति खत्म हो गई। तो इसलिए बिहार में अगर आपने, जो हमारे पास संसाधन हैं, अगर आपने इसको ज्ञान की भूमि बनाई तो बहुत सारे सर्विस सेक्टर की कंपनियां यहाँ आएंगी, प्रोवाइडेड उसके लिए आप माहौल है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स या फॉर दैट मैटर और किसी एआई का ज़माना है, एआई के एक्सपर्ट्स अगर यहाँ बनने लगे तो लोग झक मार, और यहाँ पर आपने माहौल दे दिया तो लोग झक मार कर यहाँ अपने कंपनीज खोलेंगे। यहाँ क्यों नहीं टीसीएस खुल सकता है, यहाँ क्यों नहीं इन्फोसिस खुल सकता है, यहाँ पर और बहुत सारे आईटी के एक से एक गूगल क्यों नहीं आ सकता है, ये गुड़गांव में ही क्यों जा सकता है। तो ये सारी बातें, इसको बताया गया है कि हम यहाँ पर इसको ठीक करेंगे। और अगर ज्ञान की धरती पुनः बिहार बन गई तो आप समझ लीजिए कि हमारी गुर्बती खत्म हो सकती है। इसके बाद है, इसमें इन्होंने एक पूरा रोड मैप दिया है, इसको जानने की जरूरत है। आप लोग रील्स खूब देखते हैं लेकिन रील्स से कुछ होगा नहीं, इसको समझिए कि वो क्या चीज है। देखिए कितना शानदार तरीके से इन्होंने बताया है कि 0 से 6 साल का बच्चा जो आंगनबाड़ी में पढ़ता है, आज की तारीख में आंगनबाड़ी क्या है, आंगनबाड़ी ये कन्वर्ट हो गया है पैसा कमाने का। उसमें जितना सेंटर है उस हिसाब से सीडीपीओ के यहाँ पैसा जाना है और सीडीपीओ के मार्फत से मंत्री तक पैसा लेता है। इस विभाग के जो मंत्री थे मदन सहनी, वो इतने बदनाम हुए कि उसका कोई हिसाब नहीं। अगर इसको ठीक कर दिया जाए तो ये कॉन्सेप्ट ये था कि जहाँ बच्चे को पोषण भी मिल जाए, खाना भी मिल जाए और पढ़ाई भी हो जाए। उसके बाद प्रत्येक प्रखंड में किलकारी बिहार बाल भवन की स्थापना। 5 साल में, ये जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, 5 विश्व स्तरीय, एक ब्लॉक में अगर 5 विश्व स्तरीय स्कूल खुल जाए और वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग टीचर्स है, इससे तो होगा नहीं, क्योंकि अब ये पॉलिटिक्स और इसमें ऐसा घालमेल हो गया है कि जो नियोजित शिक्षक थे उसमें कुछ अपवाद को छोड़ दीजिए तो बाकी की स्थिति बहुत खराब है। तो आपको ये करना पड़ेगा, इनफैक्ट इसमें इन्होंने नहीं लिखा है लेकिन मैं अपने तरफ सजेशन दे दूं। आज की तारीख में यह एक हकीकत है कि नॉन टीचिंग काम बहुत बढ़ गया है और उसकी ज़रूरत भी है। जैसे बीएलओ है इलेक्शन का, तो अब चलते रहता है सालों भर, एसआईआर, इसके अलावा बहुत तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कृषि गणना हो या और तरह के गणना हो, नॉन टीचिंग बहुत सारा काम हो, दुनिया तरफ भर का सर्वे होते रहता, अभी सेंसस आ रहा है। तो जो टीचर पढ़ाने लायक नहीं है, अब दिक्कत यह है कि आप हटा नहीं सकते, तो उनको ऑप्शन दे दीजिए, वो नॉन टीचिंग में चले जाएं और अच्छे से रिक्रूटमेंट कीजिए। अच्छे टीचर अगर आ गए और आ सकते हैं, जैसे अभी बीपीएससी से हुआ तो कुछ स्थिति में सुधार हुआ, कोई माने या ना माने, 95 में जो लालू जी के रेजिम में टीचर्स की बहाली हुई थी उसी के बल पर अभी तक चल रहा है। तो नीतीश जी और मदन मोहन झा ने जो एक
काल्पनिक दुनिया, एक आदर्श शिक्षा बनाने, शिक्षा का प्रजातांत्रिकरण करने के चक्कर में पूरा शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया। बहरहाल तो ये 5 वर्ल्ड क्लास का स्कूल बन सकता, वर्ल्ड क्लास का न भी बने तो नेशनल लेवल का बन जाए, जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत सारे स्कूल के साथ किया। 10 बड़े विश्वविद्यालय और 10 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में शामिल कराना, 10 अच्छा यूनिवर्सिटी बन जाए, इसको 100 टॉप यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाए। विश्वविद्यालय तो यहाँ खूब बने, लेकिन मैंने कहा ना कि स्थिति अब ये हो गई है यहाँ कि चोरी कराने वाला आदमी नहीं मिल रहा है चोरी कराने के लिए। क्यों? क्योंकि जो चोरी कराने वाला आदमी है वो खुद ही चोरी से पास किया है। तो इसमेमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी के जिस तरह से प्रोफेसर्स लोग आए हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 70-80% की स्थिति बहुत खराब है। अभी जो यूनिवर्सिटी सर्विसेज कमीशन ने बहाली की है, कुछ लोगों से मेरी बात हुई, कुछ लोग आते भी, मतलब आप बोलने में खराब लगता है कि कैसे कहें कि वो आदमी असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। बहरहाल इसको ठीक करने की जरूरत है। एक आधुनिक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक मेडिकल कॉलेज प्रत्येक जिले में स्थापित किया जाना, ये बहुत जरूरी है। ये संभव हो सकता है, क्योंकि ये अगर आपने कर दिया तो ये यूनिवर्सिटी से जो बच्चे निकले या फिर जो स्कूल से बच्चे निकले, वो या तो डिग्री कॉलेज में जाएंगे या फिर इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाएंगे। तो जो यहाँ पर हुआ ना, ज्ञान का भूमि बनाना, जिसकी चर्चा अभी हमने की, तो ज्ञान की भूमि तो इसी से बनेगा। अभी यूनिवर्सिटी और स्कूल सिर्फ बन रहा है वो ठेकेदारी के हिसाब से, या फिर वो पॉलिटिशियंस को खुश करने के हिसाब से कि फलाना बाबू कहाँ तो कर दीजिए। देखिए, आधुनिक नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिक्स कॉलेज, ITI वगैरह, अभी एक आंकड़ा निकला है, वो कह रहा है कि इस देश को करीब करीब 4 करोड़ हर साल, अगर मुझे आंकड़ा ठीक से याद हो, मैं स्क्रीन पर भी दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर उसमें कमी रहेगी तो उसको अकॉर्डिंगली करेक्ट हम लोग करेंगे, लेकिन अगर मुझको लगता है कि लगभग 4 करोड़ के आसपास जरूरत है हम लोगों को स्किल्ड बच्चों की। और हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में है वो 2 से 2.5 लाख बच्चों को ही हम स्किल्ड कर सकते हैं। तो जो गैप है ये पूरा हो सकता है। जब तक आप स्किल्ड नहीं होइएगा ये फिर बड़ा मुश्किल होगा। तो उसके लिए इन्होंने कहा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रखंड स्तर पर कोचिंग। अभी देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये प्राइवेट कोचिंग्स क्यों फ्लोरिश कर रहे हैं। अब ये डेलिबरेटली किया गया या कैसे हुआ मुझको नहीं मालूम है, लेकिन कोचिंग और एग्जाम्स के क्वेश्चंस के बीच में एक ऐसा संबंध है, और जो हमारे फॉर्मल एजुकेशन है उसमें गैप का ये आलम है कि आप इंटरमीडिएट करके यानी +2 करके आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइएगा तो आपने जो जो पढ़ा है 10th में उसका कोई चीज़ नहीं आएगा उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और उसके लिए आपको झक मार करके जाना पड़ेगा कोचिंग में। अब स्थिति ये बन गई कि बगैर कोचिंग के आपके बच्चे क्वालिफाई कर ही नहीं सकते। स्थिति अब ये हो गई है कि अब 7th 8th में लोगों को कोचिंग जाना पड़ रहा है। तो उस ये जो बिजनेस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें बहुत लोगों ने अच्छा काम भी किया। अब वो जो गैप है उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उसको गैप को भरा भी, लेकिन यहां इसको करने की जरूरत है। 2500 से अधिक आबादी वाले गांव में पुस्तकालय वगैरह का निर्माण, ये तो ठीक है। अब देखिए यहां पर आइए, अब ये रोजगार और पलायन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन्होंने कहा है कि हम 50 लाख से ज्यादा जो लोग पलायन कर गए हैं इनको हम पलायन को रोकेंगे। देखिए, 1 साल के अंदर पलायन किए गए मजदूरों को ये करना 2.5 लाख। देखिए, इसको समझिए, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये संभव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज ऐसा है कि नहीं हो सकेगा। देखिए, ये जो आपने CD रेशियो देखा और ये 2.5 लाख करोड़ के CD रेशियो क्या होता है, आम आदमी के लिए हम बता रहे हैं। कैश और क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि बैंक में, बिहार में जितने भी बैंक्स हैं उसमें मान लीजिए कि 1 साल में 1000 रुपये जमा हुआ, सभी लोगों ने अब जमा किया सेविंग्स में या करेंट, जैसे भी पैसा जमा हमने किया, तो उस 1000 रुपया के अगेंस्ट बिहार में ही आप कितने लोगों को लोन दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं, उसी के रेशियो को बोला जाता है CD रेशियो। तो ये बिहार में बहुत कम है। इसका मतलब कि अब एग्जैक्ट आंकड़ा हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि पैसा जो हम जमा करते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे राज्य में चला जाता है
क्योंकि बैंक भी तो नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, उसका भी ग्रिड सिस्टम है, तो वो भी चला जाता है। तो अगर इसको ठीक किया जाए, यानी ये CD रेशियो को इंप्रूव किया जाए, तो एक साल में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया बैंकों को बिहार में ही ऋण देने पड़ेंगे। तो जब ऋण देगा उससे छोटे मोटे रोजगार हो सकेंगे, और ये 15 से 20 हजार रुपया कमाने के लिए किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और जो बड़ी, देखिए मैंने यहां कहा था ना, पूंजी का रोक कर बुद्धि और श्रम का पलायन रोकना। मैंने श्रम उस वक्त जोड़ा था, संयोग से इसमें है भी, क्योंकि श्रम का पलायन भी बहुत बड़ी चीज है। इस बिंदु को समझिए, मनरेगा को कृषि से जोड़कर कृषक मजदूरों के पलायन को रोकना। ये बहुत लोगों को नहीं समझ में, बहुत टेक्निकल चीज है। मनरेगा क्या है? आप जानते हैं कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एक्ट के तहत बना है मनरेगा। मनरेगा ए एक्ट हो गया और एस स्कीम हो गया, तो बोलचाल की भाषा में मनरेगा ही हम लोग बोलते हैं। मनरेगा में क्या है? तो मिनिमम 100 दिन की गारंटी काम करने का ये स्कीम है, कि गारंटीड है 100 दिन आपको काम दिया जाएगा। हालांकि उसमें इतनी गड़बड़ी है, फर्जी जॉब कार्ड्स बने, मुखिया और बाकी लोगों ने JCB से काम करा लिया, पैसा, बहुत खराब स्थिति है। ये स्कीम क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर कृषि में जो काम करने वाले लोग हैं उसको हम लोग मनरेगा में ले लें, यानी कृषि में काम करना भी मनरेगा के जॉब की कैटेगरी में शामिल हो गया, तो देखिए क्या फायदा होगा। पहला, जो किसान जिसको काम, अभी स्थिति देखिए ये है कि जो किसान काम कराना चाहता है तो उसको मजदूर नहीं मिल रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि मजदूर नहीं, इसलिए है कि वो बेचारा उतना पैसा दे नहीं सकता, क्योंकि कृषि की लागत बढ़ जाती है। अब अगर इसको जोड़ देगा तो सोचिए, किसानों को मजदूर मिल जाएगा और मजदूरों को काम मिल जाएगा, और इससे प्रोडक्टिव काम क्या होगा? कृषि की उपज बढ़ जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 4% सालाना ब्याज पर सरकारी गारंटी रोजगार की व्यवस्था। ये बहुत है। अब नीतीश जी कहा कि 10,000 रुपया बांट दीजिए, तो उससे तो होगा कुछ नहीं, क्योंकि याद रखिए कि फ्री में जो चीज मिलेगा वो फ्री में ही चला जाएगा। हम लोगों ने देखा, हम धनबाद का अपना अनुभव आपको बता सकते हैं कि दशहरा दिवाली के समय जैसी बोनस मिलता था, वो सारा बोनस का पैसा वो चला जाता था बाजार में, कंस्पिक्वस कंजम्पशन में, आया खरीद लो। उसको लोग बोलते हैं मार्केटिंग करने जा रहे, तो आप कपार मार्केटिंग कर रहे हैं, आप तो सामान खरीदे, मार्केटिंग तो वो कर रहा है, बिजनेस तो वो कर रहा है जो बैठा हुआ है। तो हम लोगों ने देखा है। तो बहरहाल, तो अगर ये 4.5% सालाना ब्याज के दर पर 5 लाख रुपया तक सरकारी गारंटी के तहत मिल जाए ऋण, तो इससे बहुत बड़ी चीज हो सकती है। शिक्षा व्यवस्था की बात हुई ही। अब आइए, समता मूलक समाज, शिक्षा, पूंजी और भूमि में हिस्सेदारी, इस पर चर्चा हम लोगों ने कर दिया। ये एक बड़ा डिफिकल्ट चीज है, कैसे होगा नहीं कर सकते हम। 60% भूमिहीनों भूमि सुधार के लिए, देखिए ये इतना डिफिकल्ट चीज हो गया है। ये शब्द जो भूमि सुधार है बिहार में इतना डिफिकल्ट हो गया है कि रदर मेरा अभी ये सजेशन होगा कि इसमें अभी तुरंत हाथ डालने की जरूरत नहीं। सबसे पहले जरूरत आपको होगा कि अच्छे से सर्वे कराना होगा। अभी जो सर्वे हुआ उसकी क्वालिटी बहुत खराब है। सर्वे कराना होगा और इसको, उस एक्ट को रिपील करना पड़ेगा, और अभी जितना सर्वे का काम है उसको स्क्रैप में डालना पड़ेगा, क्योंकि 80-90% बोगस सर्वे हुआ है। अगर ये प्रकाशित हो गया रिकॉर्ड ऑफ राइट्स खतियान, तो इतना मार होगा, इतना वायलेंस होगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। बहरहाल, अगर जनसुराज की सरकार बनी और हमसे अगर किसी ने सलाह ली, अगर तब तक मैं जिंदा रहा, अब उम्र भी मेरा बढ़ गया है, तो हम ये जरूर बताएंगे कि सर्वे को फिर से स्टार्ट करना चाहिए, तभी ये हो पाएगा। अन्यथा ये जो भूमि सुधार है ये इतना डिफिकल्ट हो चुका है, इतना इसमें करप्शन इन्वॉल्व हो गया है, सारा लैंड रिकॉर्ड्स गड़बड़ है। तो ये ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ ए सडन कोई कंप्यूटर का बटन दबा देगा वो हो जाएगा। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। इसके अलावा पंचायती राज वगैरह में काम देना, शिक्षा व्यवस्था की बात हमने कर ही दी। अब आइए, इसकी चर्चा हम लोगों ने कराई। बिहार में खाने वाली खेती, कमाने वाली खेती के लिए किसानों को नकदी फसलों के लिए 15 लाख हेक्टेयर प्रोत्साहित करना, जिसके तहत इसकी चर्चा मैंने की। देखिए यहाँ पर कृषि का समस्या क्या है। यहाँ पर कृषि सब्सिस्टेंस के लिए किया जाता है कि हमारा दाल रोटी चलता रहे, इसी के लिए किया जाता है। लेकिन जब तक कृषि कमाने वाला नहीं होगा तब तक तो मुश्किल है। तो एक तो चीज अभी चर्चा हुई, इन्होंने किया है कि मनरेगा से हम जोड़ेंगे तो वो होगा। नकदी फसल उपजाने के लिए ऋण वगैरह की व्यवस्था करेंगे तब होगा। इस पर चर्चा हो चुकी। देखिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रशांत किशोर जी ने पकड़ा है, और अगर ये हो गया, जैसे देखिए किसानों के साथ मुख्य रूप से 3-4 समस्याएं हैं। पहली समस्या यह है कि नकदी फसल अगर वो उपजाते हैं
तो एक तो उसके लिए पूंजी बहुत लगता है, कृषि छोटा छोटा ये है, रकबा है उनके पास, छोटे प्लॉट्स, तो इसके लिए उनको पूंजी की जरूरत है। तो अगर मनरेगा से जोड़ देंगे तो यह समस्या बहुत हद तक सफल ये हो जाएगा, यानी काम वहां होगा लेकिन मजदूरी सरकार के तहत यानी मनरेगा फंड से मिलेगा। दूसरी समस्या किसानों की है कि जो फसल उपजता है उसको उचित दाम नहीं मिल पाता है। आपको एक दो एग्जाम्पल बताते हैं। मैं लगता है कि संभवतः मुंगेर डिवीजन में किसी जिले में पोस्टेड था, तो जब लौटता था तो बढ़िया से पहले वो जो टाल का इलाका है वहाँ टमाटर बहुत होता है, तो रास्ते में लोग टमाटर बेचते रहते, तो रोक करके उससे दाम पूछते थे, तो बोलता था कि सर 1 रुपये किलो भी ले लीजिए ना, क्योंकि कल ये 4 आना किलो भी कोई 25 पैसा भी लेने वाला नहीं है। इतना अच्छा अच्छा ताजा टमाटर, तो अगर उसको मंडी की व्यवस्था रहती तो ये हो सकता। तो ये इन्होंने बात कही है। जल संसाधन की व्यवस्था बताया, वाटर ग्रिड अगर बन गया तो इसकी समस्या का समाधान हो सकता। उसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं में फसल का मुआवजा वगैरह तो दिया ही जाता है। किसान नेता सहजानंद सरस्वती कृषक सम्मान योजना वगैरह, ये तो खैर इनकी योजना है। इसके बाद आइए सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण। इसमें इनका कहना है कि जनसुराज 4 तरीकों से भ्रष्टाचार तरीकों को अपनाकर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगा। वो 4 तरीके इन्होंने सुझाए हैं, उसमें कुछ चीज़ों को है। वार्ड सदस्य से लेकर मुख्यमंत्री तक अच्छे जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाना। देखिए भाई, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जब तक वार्ड सदस्य सबसे नीचे वार्ड सदस्य होता है, उसके बाद उसी में से मुखिया उप मुखिया तो डायरेक्ट चुना जाते हैं, उप मुखिया बनता है, उसके ऊपर पंचायत समिति है, फिर जिला परिषद है। तो इनका ये कहना है यहाँ इस शपथ में कि वार्ड सदस्य से लेकर के मुख्यमंत्री तक, ये बात तो सही है, जब तक अच्छे लोग चुन करके नहीं जाएंगे तब तक इसमें सुधार होने वाला है नहीं। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम राजनीति मोटे तौर पर लफंगों, गुंडों का, धनबलियों का, बाहुबलियों का क्षेत्र बन के रह गया है। इन्होंने प्रयास किया है और उसके असर भी दिखने शुरू हो गए हैं। समय लगेगा, ऑल ऑफ ए सडन तो होगा नहीं, चूंकि हम लोगों का भी माइंडसेट वही, हम लोग उसी को नेता मानते हैं जो बुलेरो, स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर से आएगा। हम लोग उसी को नेता मानते हैं जिसके हाथ में हथियार रहेगा, 10 गो बॉडीगार्ड लेके चलेगा। कोई आदमी पैदल टहलते चला जाता, आप उसको नेता नहीं मानिएगा। सरकारी योजनाओं में भागीदारी बढ़ाना, स्पेशल ट्रायल करके भ्रष्ट नेताओं और अफसरों पर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब जिसको बोलता है ना कि सब लोग यहां जान रहा है, यानी 100 राजनेता, मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स के बारे में सब लोग जानता है कि लोग 100 करोड़ से ऊपर का आदमी है, एवरीबडी नोज। लेकिन प्रश्न उठता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। अगर ये स्पीडी ट्रायल चला करके उस पर कार्रवाई हो जाए तब। अभी जो विजिलेंस करता है वो तो आई वॉश है, कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, अगर वो भी गड़बड़ी किया तो पकड़ाना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर को 10,000 लेते पकड़ लिए। अशोक चौधरी के यहाँ 200 करोड़ का 500 करोड़ का खुलासा हुआ, अभी तक इनकम टैक्स ने नोटिस तक नहीं दिया, ईडी जांच भी नहीं शुरू किया। ये कौन नहीं जानता है कि लोग ने क्या किया है। एक ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री, उस पर एलिगेशन लगा, जहाँ लोग खड़े और सब लोग जानते हैं, हम लोग तो वहाँ के रहने वाले हैं, कि पूरा बोध गया, नालंदा से लेकर के राजगीर के आसपास कितनी जमीनें उन्होंने खरीदी। तो बहरहाल स्पीडी ट्रायल चलाकर 100 भ्रष्ट नेता और अफसर का कार्रवाई हो तो ये एकदम एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होगा, तो एकदम इसका असर तुरंत नजर आने लगेगा। 100 भ्रष्ट नेताओं और अफसरों की संपत्ति जब्त करके सरकारी खजाने में जांच कराना, इस शुरुआती दौर में नीतीश कुमार ने भी किया था, स्पेशल विजिलेंस यूनिट बना, लेकिन बाद में वो राजनीति का और बदला लेने का एक अड्डा बन गया कि जो पसंद नहीं आए उस पर कार्रवाई करो, जो उनके खिलाफ बोले उस पर कार्रवाई करो। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, पूर्णिया में बेंच की स्थापना करना हाई कोर्ट का। हालांकि इस सबसे बहुत कुछ होने वाला है नहीं, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, बहरहाल हम उस पर व्यवस्था कर रहे हैं, इसलिए नहीं इत्तेफाक रख सकते हैं कि एक पॉलिटिकल गिमिक है। ज्यादा कोर्ट खोल देने से अगर न्याय मिलने लगता तो हर एक घर में कोर्ट खोल दीजिए। कोर्ट कभी भी इंप्लॉयमेंट जनरेट करने का साधन नहीं हो सकता। व्यवस्था ये होनी चाहिए कि मुकदमे कम जनरेट हो। बहरहाल पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने कई बार, हमसे कुछ राजनीतिक दल और एक बड़े नेता जब विमर्श करते थे कानून व्यवस्था को लेकर के, हमने कई टीवी डिबेट में भी बात, मुझको याद लगता है कि न्यूज 24 या किसी चैनल पर मैंने कहा था कि पुलिस कमिश्नरी की व्यवस्था, कदाचित बिहार और शायद झारखंड, यही 2 स्टेट बचा होगा बड़े राज्यों में जहां का कैपिटल राजधानी में भी कमिश्नरेट की व्यवस्था नहीं। यहाँ इमीडिएट पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी यहाँ पर पुलिस कमिश्नर होना चाहिए।
उसके कई फायदे होते हैं, कई बार कई समय मिला तो उसका हम एक वीडियो अलग से बना देंगे कि कमिश्नरेट बनने से कैसे पुलिस की व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है। तो इन्होंने अच्छी बात कही है कि 12 शहरों में कम से कम 12 ना तो जो जितना डिविजनल हेडक्वार्टर्स है, यहाँ पटना हो गया, गया हो गया, मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, ये सब जो डिविजन्स हैं, मुजफ्फरपुर, वहां पर किए जा सकते। थाना और कोर्ट की पुरानी न्यायिक व्यवस्था को पुनर्जीवित करके ये डिजिटाइजेशन तो हो रहा है, इसमें हमको लगता है कि इन्होंने बिहार में प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था के बीच में समन्वय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत तकनीकी चीज है, इस पर अलग से बात की जा सकती है। लेकिन अभी स्थिति ये है कि ये जो न्यायिक व्यवस्था हमारे यहाँ है वो हमेशा ये चाहेगा कि सब मामला मेरे ही यहाँ आ जाए और हम कुछ नहीं करेंगे। ये अपना अधिकार, अपना कार्यक्षेत्र, अपना जो सब्जेक्ट है उसको नहीं छोड़ने के लिए तैयार, सब चीज हम ही सुनेंगे। अब देखिए एक कानून बना था बिहार में, बिहार लैंड डिस्प्यूट्स रिड्रेसल एक्ट, BLDRA। वो कानून था कि अगर रैयती जमीन या फिर जो जमीन सरकारी जमीन लोगों को दिया जाता है उस पर कोई डिस्प्यूट हो तो DCLR उसकी सुनवाई करेगा। कोई आदमी हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में उसको स्टे कर दिया, कहा कि आप नहीं सुन सकते, आपका अधिकार नहीं, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में कुछ स्टे लगा हुआ है, तो अभी हाफ हार्टेडली वो काम चल रहा है। इसको अगर ठीक किया जाए तो मुकदमे कम आएंगे और जो मामले प्रशासनिक स्तर पर यानी ब्लॉक, अंचल पर, DCLR, SDO के मामले के स्तर पर सॉल्व हो सकता है, वो कोर्ट में क्यों जाएगा। लेकिन उसके लिए इसको ठीक करना, इन्होंने अच्छी बात ये कही है। इसके अलावा न्यायिक प्रक्रिया को तीव्र, पारदर्शी और प्रभावी बनाना, हालांकि ये स्टेट गवर्नमेंट के बस में नहीं है, इसलिए कि जुडिशरी का जो हाल है कि उसको कुछ भी बताइएगा तो कहेगा कि नहीं ये तो मेरा काम है, कोई सुनने के लिए तैयार है नहीं जुडिशरी। आधारभूत संरचना, इसकी चर्चा हुई कि सभी मुख्यालय से लेकर पटना तक जोड़ने का, ग्रामीण सड़क को डबल लेन कर रहा है। यस, ग्रामीण जो सड़कें हैं, आबादी बढ़ी है, ट्रैफिक बढ़े हैं, तो ये जो मुख्यमंत्री सेतु योजना और पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वगैरह था, RWD भी जो अभी बना रही है, हालांकि RWD का तो मिनिस्टर ऐसा महान है कि आप जान ही रहे हैं, कितने पुल अभी मतलब मात्र एक साल में 25 पुल यहाँ धाराशायी, जिसमें 14 पुल अकेले RWD का था। बहरहाल तो ये है कि आधुनिक बस अड्डे का निर्माण, इसको करने की जरूरत। इससे होगा क्या, देखिए अभी समस्या यह है कि अगर किसी व्यक्ति को मुजफ्फरपुर, दरभंगा से आना हो पटना, तो वो कोशिश करता है कि अपनी गाड़ी से भाड़ा पर ले ले। उससे होता क्या है कि ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अगर आपने ठीक कर दिया तो सड़कों पर दबाव कम रहता है, प्रदूषण भी कम होता है और इकोनॉमिकल भी होता है। देर से ही सही पटना में मेट्रो शुरू किया गया, हालांकि अभी तो उसको इलेक्शन के लिए शुरू कर दिया, फुल फ्लेजेड हुआ नहीं। आप दिल्ली चले जाइए, दिल्ली का लाइफलाइन हो गया है। इवन यूपी में, लखनऊ में हम कभी सोचे नहीं थे कि हजरतगंज वगैरह इतना डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति के कारण वो हो सका। तो ये अच्छी चीज है, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा। उसके बाद फिर और कुछ है, 100 बड़े रेलवे स्टेशन पर पार्टनरशिप में यात्री निवास, पंचायतों में आधुनिक खेल परिसर, ये सब तो ठीक है। हाँ, एक अच्छी चीज है, जलमार्ग हल्दिया से गंगा वाटरवेज, लेकिन इसमें समस्या है गंगा के डिसिल्टेशन का। गंगा किस दिन विलुप्त हो जाएगी कोई नहीं जानता है। अब सरकार की राजनीति या जो कहिए, गंगा कहता है गंगा को साफ करने में पैसा, नदियों को साफ मत कीजिए, खाली गंदा उसको मत कीजिए। आप सोच करके देखिए, जो फरक्का डैम बना हुआ है वो अपनी लाइफ खो चुका है। फरक्का डैम आज की तारीख में कुछ नहीं करता है सिवाय सिल्टेशन। वो गाद जो है जमा होते होते पटना, बक्सर होते हुए यूपी तक जा पहुंचा। अगर ये गाद चला गया, आप सोच लीजिए कि उत्तर काशी तक और गोमुख तक चला गया, गंगा के उद्गम स्थल तक चला गया, गंगा विलुप्त हो जाएगी, जैसे सरस्वती विलुप्त हो गई। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब ये गंगा का डिसिल्टेशन होगा। नागरिक सहायता केंद्र वगैरह, बिहार के घर घर नल जल की व्यवस्था हालांकि तो फ्लॉप हो चुका, और इस सरकार ने और एक बेवकूफ़ी की कि पंचायतों से लेकर उसको PhD में दे दिया, जिसका भी और कोई मतलब नहीं रहा। गंगा के किनारे औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए दियारा विकास बोर्ड का गठन एक अच्छी चीज है। यहाँ आधारभूत संरचना, ग्रेटर पटना बनाना, इस सब पर चर्चा हो चुकी। 15 बड़े शहर का निर्माण करना, इस पर चर्चा हो गई। देखिए ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसको इन्होंने कहा है, एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 10 एयरपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खुशी की बात है कि पूर्णिया भी शुरू हो गया, दरभंगा भी शुरू हो गया, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर भागलपुर हो सकता है शुरू, हाँ ऑफ कोर्स गया भी शुरू हो गया, लेकिन उसको और उसके
एयर ट्रैफिक को बढ़ाना चाहिए, अभी तो वो नाम मात्र का हुआ है। तो ये सारी चीजें शुरू हो सकती है, मोतिहारी में भी शुरू हो सकता है, इधर आप सासाराम भभुआ तरफ हो सकता है। तो ये 10 एयरपोर्ट की बात इन्होंने कही है। 10 करोड़ की लागत से हर प्रखंड में एक उद्योग की स्थापना करना, ये एक चीज कैसे होगा वो देखना होगा। पंचायत भवन को ग्राम सचिवालय के तौर, हम पंचायती राज विभाग में थे, ये कॉन्सेप्ट है, जो पंचायत सरकार भवन था इसको सचिवालय के रूप में तब्दील किए जाने का प्रस्ताव। उस वक्त अपर मुख्य सचिव थे अमृतलाल मीणा, जो बाद में मुख्य सचिव भी हुए। उन्होंने इस पे बहुत अच्छा काम भी हुआ था, शुरू में काम भी हुआ, लेकिन बाद में ये फोकस से हट गया। हर जिले, ये 38 जिलों को बढ़ाकर 70 किया जाना है, ये अब इसकी आवश्यकता है, क्योंकि अब कुछ और बड़ा अनइवन है यहाँ पर। अब सोचिए पटना जिला का फैलाव और वहीं शेखपुरा भी जिला है, मोतिहारी कितना बड़ा, बेतिया कितना बड़ा है। तो इसको किया जा सकता है, 70 हो या 50 हो वो एक अलग है। बिहार विकास मिशन को पुनर्स्थापित करना, बिहार विकास मिशन अब ये संटिंग का जगह हो गया, इसको ठीक करने की जरूरत है। और इस पर चर्चा हो गई कि कैसे अगर नदियों को जोड़ दिया जाए तो उसकी सिंचाई ठीक हो सकती है। यस, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आधुनिक स्वास्थ्य के सेवाओं के विस्तार और सस्ते इलाज के लिए 50 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना और 250 विश्व स्तरीय अस्पताल कर ये किया जा सकता है, और इसको केजरीवाल ने करके दिखाया। अभी स्थिति ये है, आप सोच कर देखिए कि मेंटल बैंकरप्सी, पीएमसीएच को बनाया भी तो फिर उसी स्थान पर बनाया। कॉमन सेंस कहता है कि हॉस्पिटल्स वैसे जगह होने चाहिए जहां पर उसकी एक्सेसिबिलिटी और एक्सेस आसानी से हो। अब सोच करके देखिए पीएमसीएच जाना कितना दुभर काम है। बहरहाल इसको किया जाना चाहिए। आशा प्रखंड स्तर पर आधुनिक रेफरल अस्पताल वगैरह बनाना, ये सारे आंकड़े हैं। 1000 पर एक प्रशिक्षित डॉक्टर की व्यवस्था, ये तभी हो पाएगा जब अब ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोलिएगा, और ये सब काम करने में कम से कम 10 साल लगेगा। अब ये वीसीएस साइकिल है, और अभी स्थिति यह है कि यहाँ पर तो जो जब से नीट की व्यवस्था लागू हुई, जो डॉक्टरों का स्तर गिरा है, जितना माफिया है सब मेडिकल कॉलेज खोल लिया है। अब देख लीजिए ना, कटिहार हो, चाहे मधुबनी हो, चाहे सासाराम हो, और उस सब में जो निकल रहा है प्रोड्यूस, उसका एक सूत्री कार्यक्रम, आला लगा लिया, चालू हो गया। तो उसके क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने की जरूरत। के बाद मानव विकास केंद्र, इस पर इन्होंने बताया ही है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए कि पूरे शपथ पत्र पर विवेचना की आवश्यकता है, इसलिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए और हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।